रानो चिड़िया और गौरी कवि पेड़ से मीठे फल उतार कर खा रही थी कि तभी तेज उड़ते हुए वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है। रानो चिड़िया, आज तो मुझे एक नई बात पता चली है। मीना चिड़िया बता रही थी कि साथ वाले जंगल में एक जादुई तालाब है। उस तालाब से जो भी पक्षी अपनी इच्छा मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। कबूतर भैया, भला तालाब इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? मुझे तो लगता है आपसे किसी ने झूठ बोला है। नहीं रानो चिड़िया, ये बात झूठ नहीं है। वो जादुई तालाब सच में पक्षियों की इच्छा पूरी करता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम खुद उस जादुई तालाब से जाकर अपनी इच्छा मांग सकती हो। जादुई तालाब की बात सुनते ही गौरी कवि के मन में लालच आ जाता है। वो तुरंत वहाँ से उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। कालू, मैं अभी बंटी कबूतर से सुनकर आ रही हूँ, साथ वाले जंगल में कोई जादुई तालाब है। उस जादुई तालाब से जो भी पक्षी अपनी इच्छा मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। मैं तो कहती हूँ चलो जाकर उस जादुई तालाब से ढेर सारे धन दौलत मांगते हैं, ताकि हमें कभी काम न करना पड़े और सारी जिंदगी हम सुकून से बैठकर खाएं। गौरी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जादुई तालाब हम पक्षियों की इच्छा को पूरी कर सकता है। रही बात अमीर होने की, तो अमीर होने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कालू, मेहनत से क्या मिलता है? सिर्फ वही 2-4 दाने, वो भी सूखे। मेहनत से कुछ भी हासिल नहीं होता। मुझे तो लगता है हमें उस जादुई तालाब को आजमा लेना चाहिए। क्या पता हमारी किस्मत का ताला ही खुल जाए। अगर तुम कहती हो तो चले जाएंगे कल सुबह होते ही। अब तुम्हारी बात टाल थोड़ी ना सकता हूँ मैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी उस जादुई तालाब के बारे में सोच रही थी। टुन्नू जी, वैसे मुझे लगता है कि हमारी इच्छाओं का पूरा होना हमारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें उस जादुई तालाब को नहीं आजमाना चाहिए। रानो, मैं जानता हूँ तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और तुम मेहनत करके जीवन बिताने पर विश्वास रखती हो, लेकिन वो जादुई तालाब है। अगर हम उससे कुछ मांग भी लेंगे तो इसमें बुराई ही क्या है? अच्छा टुन्नू जी, फिर कल सुबह होते ही हम उस जादुई तालाब के पास जाएंगे और देखेंगे कि वो जादुई तालाब हमारी इच्छा को पूरा करता है कि नहीं। दूसरी तरफ कालू और गौरी तो जादुई तालाब के पास जाकर अपनी इच्छा मांगने लगती हैं। जादुई तालाब, मैंने सुना है तुम यहाँ आने वाले सब पक्षियों की इच्छा पूरी करते हो। मेरी भी इच्छा है कि मैं जंगल के सबसे अमीर कवि बन जाऊं। इसके लिए मुझे ढेर सारा धन दौलत दे दो। गौरी कवि, तुम्हारी सब इच्छाओं का पूरा होना तो सबसे पहले तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने कर्म अच्छे नहीं रखोगी तो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। जादुई तालाब, मैं तुमसे धन दौलत मांगने आई हूँ, ना कि तुमसे अच्छे कर्मों का लेक्चर लेने। मुझे धन दौलत दो। ठीक है कव्वो, अब तुम यहाँ से जाओ। याद रखना, ढेर सारा धन दौलत आ जाने के बाद अगर तुमने उस पर घमंड किया और जरूरतमंद पक्षियों की मदद ना की तो वो सारा धन दौलत तुमसे वापस ले लिया जाएगा। जादुई तालाब की बात सुनकर कालू और गौरी वहाँ से वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनका घर धन दौलत से भरा हुआ था। ये सब कुछ देखकर गौरी कवि की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। गौरी, ये देखो, उस जादुई तालाब ने तो हमारी इच्छा सचमुच पूरी कर दी। हाँ कालू, मेरी आंखें तो खुद फटी की फटी रह गई हैं। इतना सारा धन दौलत देखकर अब चखाऊंगी मैं मजा जंगल के दूसरे पक्षियों को। गौरी, भूल गई हो क्या जादुई तालाब ने क्या कहा था? तुम अपना काला मन साफ क्यों नहीं कर लेती? कालू, छोड़ो जादुई तालाब की बातें। उसने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था? अब हमारे पास ढेर सारा धन दौलत है, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो जंगल के सभी पक्षियों के साथ पंगे लूंगी। पंगेबाजी करने का मुझे बहुत मजा आता है। रही बात काले मन की, तो मुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे मैं बाहर से काली हूँ वैसे ही मैं अंदर से काली हूँ। बातें करते करते कालू और गौरी सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही रानो चिड़िया भी जादुई तालाब के पास चली जाती है। जादुई तालाब, मेरी आपसे इच्छा है कि मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहे। जादुई तालाब, मुझे इतना देना जिससे मैं अपने परिवार की तमाम जरूरतें पूरी कर सकूं। रानो चिड़िया, तुम मन की कितनी साफ और अच्छी हो। जो इच्छा तुम मुझसे मांग रही हो ये तो तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के अनुसार मिलता ही रहेगा। दूसरी तरफ गौरी कवि धन दौलत मिलने के कारण बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। वो तो किसी पक्षी को खातिर में नहीं लाती थी। एक दिन मिठू तोता उड़ते हुए गौरी कवि के पास आता है। गौरी कवि, मेरी पत्नी हरियाली की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसके लिए दवा लेकर आ सकूं। मोटी चोंच वाले, तू तो ना बस हर समय अपनी हरियाली का नाम ही जपता रहा कर। दफा हो जाए यहाँ से, मैं नहीं दूंगी तुम्हें कोई भी पैसे। गौरी, दौलत होने के कारण तुम्हें तो बहुत घमंड आ गया है। ऊपर वाला ही है जो तुम्हारा ये घमंड तोड़े। गंदी चोंच वाले, दफा हो जाए यहाँ से। मेरा घमंड टूटेगा ना टूटे, लेकिन तुम्हारी चोंच मैं तोड़ दूंगी। निराश होकर तोता वहाँ से उड़ता है और रानो चिड़िया के पास चला जाता है। रानो, इस मुश्किल समय में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो।
हरियाली बहुत बीमार है, मुझे उसकी दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ तोते भैया, क्यों नहीं, मैंने कुछ पैसे रखे हैं, आप वो ले जाएं। पैसे तो आनी जानी चीज है, हरियाली बहन की तबीयत से आगे कुछ भी नहीं है। बल्कि रुके, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रानू चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी। वो हरियाली की देखभाल करने के लिए मिट्टू तोते के साथ उसके घर चली जाती है। कालू, कहाँ से आवारागर्दी करके आ रहे हो? गौरी, आवारागर्दी क्या, घर बैठे बैठे बोर हो गया था तो सोचा जंगल का छोटा सा चक्कर लगा लूं। जब सब कुछ हमारे घर में मौजूद है तो तुम्हें बाहर चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है तुम और ही चक्करों में हो। गौरी, तुम्हारी उल्टी खोपड़ी में कोई सीधी बात तो आ नहीं सकती, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। हाल बता, ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें अब मेहनत करनी चाहिए। जो मुझे लग रहा है ये धन दौलत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि जादुई तालाब के अनुसार अगर हम गरीब पक्षियों की मदद नहीं करेंगे तो ये सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा। ओहो, कालूपति जी, ऐसे कैसे छीन लिया जाएगा? मैं मसाला चखा दूंगी उस जादुई तालाब को। गौरी कवि ऐसे घमंड से बात कर ही रही थी कि तभी देखते ही देखते गौरी कवि के घर से सारा धन दौलत गायब हो जाता है। कालूपति जी, ये सब कुछ क्या हो गया? हमारा धन दौलत कहाँ चला गया? जहाँ से सब कुछ आया था वहीं पर वापस चला गया। गौरी, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने अपनी जिद में सब कुछ गवा दिया। बात तो तुम किसी की मानती नहीं हो। अब यहाँ बैठकर अकेली काएं काएं करती रहो, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी, क्योंकि उसका मन ना तो काला था और ना ही उसके मन में कोई लालच था। वो हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करती थी। कालू, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम चलो मेरे साथ जादुई तालाब के पास, उससे तो जाकर मैं पूछती हूँ। जादुई तालाब, ये तुमने मेरे साथ क्या मजाक किया? पहले मुझे ढेर सारा धन दौलत दिया और फिर मुझसे वापस ले लिया, ऐसा क्यों किया तुमने? कवि, मैंने तुमसे कहा था ना, कभी भी अपने धन दौलत पर घमंड नहीं करना और हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने परीक्षा के तौर पर मिठू तोते को तुम्हारे पास भेजा, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की। वहीं रानू चिड़िया ने उसकी खूब मदद की। जादुई तालाब की बात सुनकर गौरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से उड़ते हुए अपने घर वापस आ जाती है। रानू चिड़िया, मेरी बहन, प्लीज मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारा जीवन इतना खुशहाल कैसे गुजर रहा है? गौरी बहन, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि खुशहाल जीवन के लिए हमें हमेशा अपना मन साफ रखना चाहिए, मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। इसका मतलब मुझे अपने जीवन को पूरी तरह से तब्दील करना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया, आज से मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी कवि बनने की कोशिश करूंगी। गौरी कवि की चोंच से ऐसी बातें सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों अच्छी दोस्तें बन जाती हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानू था। रानू चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा रहता था जो हमेशा सोता रहता। जब उस कौवे को भूख लगती तो वो दूसरे पक्षियों के घोंसलों से खाना चोरी करके खा लेता और फिर से वापस आकर अपने घोंसले में सो जाता। उन दिनों जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मौसम पक्षी बता रहा था कि इस बार बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ेगी। यही सही समय है अपने लिए भोजन इकट्ठा करने और पक्का घर बनाने का। मैं कालू भैया के पास जाती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। वो सुस्त कौवा तो मजे से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कौवे भैया, मौसम पक्षी ने बताया है कि इस बार बारिशों के साथ साथ बर्फ भी हो पड़ेगी। आप तो हर समय अपने घोंसले में सोते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले पहले हम अपने लिए भोजन भी इकट्ठा कर लेते हैं और अपने रहने के लिए पक्के घर भी बना लेते हैं। चिड़िया, अभी तो बारिशों में बहुत समय पड़ा है, जब बारिशें आएंगी तब देखा जाएगा। तुम क्या सुबह सुबह मुझे ज्ञान देने आ गई हो? मैं इतने सुकून से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कौवे भैया, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मैं तो आपके भले का ही कह रही हूँ। हाँ, मुझे सब पता है, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी गौरी कवि अपनी मायके गई हुई है। जब वो अपने मायके से वापस आएगी तब मैं दाना भी इकट्ठा कर लूंगा और अपने लिए पक्का घर भी बना लूंगा। अभी तुम जाओ यहाँ से। वो बुरा कौवा तो बेचारी चिड़िया को बेइज्जत करके वहाँ से भेज देता है। भला मैंने कौवे भैया से ऐसा भी क्या कह दिया जो उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की? इससे तो अच्छा है मैं बबली कबूतरी और मीना चिड़िया के पास जाती हूँ। मैं उनके साथ योजना बनाकर भोजन भी इकट्ठा करती हूँ
और रहने के लिए पक्का घर भी बनाती हूँ। ऐसा सोचकर चिड़िया उड़ते हुए अपने दोस्त पक्षियों के पास चली जाती है। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मैं सोच रही थी क्यों ना बारिशों से पहले पहले हम अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लें। हाँ रानो चिड़िया, भोजन भी इकट्ठा करना है और जल्दी जल्दी घर भी बनाने हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें आज से ही काम शुरू करना होगा। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, हम अभी चलते हैं। पहले भोजन इकट्ठा करेंगे और वापसी पे अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लेते आएंगे। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हो। मौसम पक्षी के अनुसार 2 दिन बाद तो तेज बारिशें शुरू होने वाली हैं। चलो दोस्तों, हम अभी चलते हैं। रानो बहन, आपका पड़ोसी कौवा भी दाना इकट्ठा कर रहा है या इस बार भी वो मांग मांग कर ही गुजारा करेगा? वैसे उसे शर्म नहीं आती, सारा दिन अपने घोंसले में सोया रहता है और जब बारिशें शुरू होती हैं तो फिर हम सबसे दाना मांगने आ जाता है। भला हम उसके लिए दाना इकट्ठा करें या अपने लिए? मीना चिड़िया, मैं उस कौवे को समझाने गई थी। वह सुस्त कौवा तो हर समय अपने घोंसले में आराम करता रहता है। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो तो मुझ पर गुस्सा होने लगा। उसने मुझे बेइज्जत करके वहाँ से भेज दिया। इस बार बारिशों में मैं तो उसे एक भी दाना नहीं दूंगी। फिर वो सभी दोस्त अपने लिए दाना और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए चले जाते हैं। ये गौरी की बच्ची अपने मायके जाकर रोज मजे मजे के खाने खाती होगी और मुझे यहाँ हर रोज दाना चोरी करके खाना पड़ता है। इसे तो आज वापस लेकर आता हूँ। मुझसे नहीं होता रोज दाना चोरी। वापिस आए, एक दिन दाना गौरी चुराया करेगी और एक दिन मैं चुराया करूँगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को लेने उसके मायके चला जाता है। कालू, जब से आए हो बस खाना ही खाते जा रहे हो। मुझे जंगल की भी तो कोई बात बताओ और हमारे पड़ोसी पक्षियों के बारे में भी तो बताओ कुछ। वो सब कैसे हैं? गौरी, वो छोटी चिड़िया जो हमारे पड़ोस में रहती है, वो आई थी। कह रही थी कि जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, तो कौवे भैया अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर लें और रहने के लिए पक्का घर भी बना लें। मैंने उसे बेइज्जत करके बेच दिया। तुम तो जानती हो गौरी, हम तो हमेशा दूसरे पक्षियों का दाना चुरा कर ही खाते हैं। भला हमें क्या जरूरत है दाना इकट्ठा करने की? वो छोटी सी चिड़िया होकर अपने लिए दाना इकट्ठा करने और घर बनाने में लगी हुई है और तुम निकम्मे निठल्ले, मेरे तो फूटे नसीब जो मेरी शादी तुमसे हो गई। जब तक तुम मेरे रहने के लिए पक्का घर नहीं बनाते, मैं नहीं आऊंगी वहाँ पर। ओहो गौरी पत्नी जी, आप तो गुस्सा ही कर गई हो। मैं बनाता हूँ आपके लिए पक्का घर। गौरी कभी कालू कौवे को जली कटी सुनाकर अपने मायके से वापस भेज देती है। वो सुस्त कौवा तो वापस आकर दोबारा अपने घोंसले में सुकून के लिए सो जाता है। वहीं जंगल के दूसरे समझदार पक्षी अपने लिए भोजन इकट्ठा करके अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लेकर आ जाते हैं। इस तरह से शाम हो जाती है। यार, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी और सुबह हो गई। अब जाना पड़ेगा दाना चोरी करने के लिए। हा हा हा, ला ला ला, मैं कौवा, काले रंग का मैं कौवा, चोरी करना मेरा काम, 2 नंबरों में मेरा नाम। मैं कौवा, काले रंग का मैं कौवा। वह सुस्त कौवा तो अपने घोंसले में लेटकर मजे मजे से गीत गुनगुना रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगल के समझदार पक्षी बारिश से पहले पहले अपने लिए मजबूत और पक्के घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तभी अचानक आसमान पर बादल गरजते हैं और साथ ही बरसात शुरू हो जाती है। आलसी कौवा तो अपने घोंसले में परेशान होकर बैठा हुआ था। वो अपने आप को केलों के पत्तों से ढांपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश का पानी ऐसे कहाँ रुकता है। चिड़िया ने मुझे कितना समझाया था कि दाना भी इकट्ठा कर लो और अपने रहने के लिए पक्का घर भी बना लो, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसे बेइज्जत करके भेज दिया। अब सर्दी भी बहुत लग रही है और खाने के लिए एक भी दाना नहीं। क्या करूं? चिड़िया के पास जाता हूं, क्या पता उसे मुझ पर दया आ जाए। ऐसे कहते हुए कालू कौवा तेज बारिश में उड़ते हुए चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब तेज बारिश के कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे पास खाने के लिए दाना भी नहीं। प्लीज क्या तुम मुझे अपने घर में रख सकती हो? कौवे भैया, ये ले, मैं आज के दिन के लिए तो आपको दाना दे देती हूँ, लेकिन मैं हर रोज आपको दाना नहीं दे सकती। मैंने आपको बहुत समझाया था, लेकिन आपने समय पर मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती। बारिश और हवा बहुत तेज है, आपका वजन भी कितना ज्यादा है।
अगर आप मेरे घर में रहेंगे तो मेरा घर नीचे गिरकर टूट जाएगा। शर्मिंदा होते हुए कालू कौवा चिड़िया से दाना लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। सारी रात तेज बारिश होने के कारण कालू कौवा तो मर जाता है। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे के मरने का बहुत अफसोस करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, इसे ना दाना लेने जाना था, ना ही अपना घर बनाने की फिक्र थी। इतना ज्यादा आलस भी अच्छा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा आलस नहीं करना चाहिए। हमें अपने करने वाले काम हमेशा सही वक्त पर करने चाहिए।